नमस्कार दोस्तों। रहस्यमय दुनिया चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में कुछ डरावनी भूतिया कहानियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये कहानियाँ पसंद आएगी। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई अनुभव है, तो हमें लिखकर ज़रूर भेजिएगा। हमारी एड्रेस, ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। मित्रों, मेरा नाम अंकुश है और मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ। मैं आज आपको मेरे साथ घटी सच्ची घटना से अवगत कराना चाहता हूँ। ये बात आज से 2 साल पहले की है। मैंने एक सरकारी परीक्षा का फॉर्म भरा था और मेरा परीक्षा केंद्र जयपुर आया था। किस्मत से मेरे 2 और दोस्त का केंद्र भी जयपुर ही आया था। हालांकि परीक्षा केंद्र अलग अलग जगह थी। अब हम तीनों दोस्तों ने जयपुर जाने का प्लान बना लिया। परीक्षा का दिन रविवार था और हमको शनिवार को ही निकलना था। हम दोस्तों ने सोचा कि अगर हम शनिवार को ही चले जाएंगे तो हमें रात को किसी होटल में रुकना पड़ेगा और उसका कोई मतलब नहीं बनता था। तो मेरे दोस्त पीयूष के पास कार थी और उसने कार में जाने की बात कही। हमने सोचा ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। कार में सफ़र भी आसान होगा और अगले दिन जयपुर भी घूम लेंगे। अब हम तीनों दोस्त शनिवार शाम को खाना खाकर पीयूष के घर पहुंच गए। हम तीनों ने सोचा कि रात को 11 बजे निकलेंगे और सुबह 5 से 6 बजे तक पहुंच जाएंगे और हमारी परीक्षा का समय 9 बजे था। अब हम तीनों 11 बजे उदयपुर से रवाना हो गए। हर स्टूडेंट की तरह परीक्षा तो एक बहाना था, लेकिन हमको तो उदयपुर घूमना था। हमने कार में म्यूजिक चला दिया और बातें करते हुए जा रहे थे। रात को 2 बजे हमने भीलवाड़ा शहर पार कर लिया। भीलवाड़ा से 10 किलोमीटर की दूरी ही हमने पार की होगी। हमें रास्ते में दूर से एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी। तभी हमको हाथ का इशारा करती हुई एक औरत मारुति अल्टो गाड़ी के पास दिखाई दी। मैंने तो भूत की काफी कहानियां सुन रखी थी। किस तरह सुनसान सड़क पर आत्माएं पीछे पड़ जाती है। मैंने पीयूष को गाड़ी रोकने से मना कर दिया, लेकिन पीयूष बोल रहा था कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मैंने पीयूष को कसम दिलाकर वहां से गाड़ी निकाल लेने को कहा। जब हमने उस औरत की गाड़ी को पार किया, मेरी जान में जान आई। अब हम शायद 5 किलोमीटर ही चले थे। वो गाड़ी फिर से हमें दिखाई दी और वो औरत भी वहीं खड़ी थी। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा था और हमारे डर के मारे पसीने छूट रहे थे कि आज ये आत्मा हमको मारकर ही दम लेगी। मैंने पीयूष को गाड़ी की गति बढ़ाने को कहा और उसने 120 से भी ज़्यादा स्पीड से गाड़ी भगाना शुरू कर दिया और हमने फिर उस गाड़ी को पार कर दिया। पीयूष भी अब बहुत डर चुका था और तभी हमें एक ढाबा नजर आया। हमने सोचा थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं ताकि डर भी थोड़ा कम होए। पीयूष ने ढाबे पर गाड़ी रोक दी और फिर हमने अपना मुंह धोया और चाय मंगाई। ढाबे वाले ने हमको देखकर पूछा कि तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो। तो हमने ढाबे वाले को सारी बात बताई। ढाबे वाला मंद मंद मुस्कुराया और बोला कि आज से 3 साल पहले ड्राइवर से टक्कर खाकर एक औरत की इस रास्ते पर मौत हो गई थी और उसकी आत्मा उस 10 किलोमीटर के दायरे में रात के 2 से 3 बजे के बीच लोगों को लिफ्ट मांगती है। और ये तो गनीमत है कि वो तुम्हारी गाड़ी के बीच में नहीं आई, नहीं तो तुम लोग भी मारे जाते। हम लोग उसकी बात सुनकर और ज़्यादा डर गए। उसने बोला अब डरने की कोई बात नहीं, अब तुम निकल सकते हो। हम 4 बजे उस ढाबे से रवाना हुए और उस आत्मा के बारे में
बात करते हुए सुबह 8 बजे जयपुर पहुंचे और हम तीनों परीक्षा देकर आए तो हमने अगले दिन सुबह जयपुर से रवाना होने की बात कही ताकि उस आत्मा का फिर से सामना ना हो। तो दोस्तों, आपको ये हमारी पहली कहानी कैसी लगी? तो आइए चलते हैं हम अब दूसरी कहानी की तरफ। मित्रों, मेरा नाम राजन रविंद्रन है और मैं केरल का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे दादाजी के साथ घटी सच्ची घटना के अनुभव आपको बताने वाला हूँ। ये बात आज से 40 साल पुरानी है। मेरे दादाजी एक अध्यापक थे और वो रोजाना नाव में बैठकर नदी के दूसरी तरफ दूसरे गांव में पढ़ाने जाया करते थे। मित्रों, जैसा कि आपको पता होगा कि उस समय केरल इतना विकसित प्रदेश नहीं था और आवागमन के लिए अधिक नाव का उपयोग किया जाता था। एक दिन की बात है, स्कूल में परीक्षाएं चल रही थी। मेरे दादाजी इस वजह से स्कूल में काफ़ी लेट हो गए थे। सर्दी का समय था और शाम की 7 बज चुकी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। शाम के 7 बजे भी ऐसा लग रहा था कि जैसा रात के 10 बज गए हो। स्कूल के सभी स्टूडेंट और अध्यापक 6 बजे तक निकल चुके थे। अब मेरे दादाजी और स्कूल का चपरासी दोनों ही रह गए थे। चपरासी उसी गांव का रहने वाला था, लेकिन मेरे दादाजी को तो नदी के उस पार आना था। मेरे दादाजी धीरे धीरे नदी के किनारे तक पहुंचे तो उनको वहां पर कोई भी नाव नहीं दिखी। उन्होंने सोचा आज तो यहाँ पर फंस गए। उन्होंने सोचा कि कुछ देर इंतजार करते हैं, शायद कोई नाव आ जाए। तभी उनकी नज़र दूर से एक आती हुई रोशनी पर पड़ी। मेरे दादाजी ने सोचा शायद यही नाव है। मेरे दादाजी की जान में जान आई। वो नाव धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। तभी वो किनारे में आकर रुक गई। उस नौके के चालक ने अपना पूरा मुंह ढक रखा था। मेरे दादाजी ने उसको नदी के उस पार ले जाने को कहा और उसने बिना कुछ बोले ही अपना सिर हिला दिया हाँ में। मेरे दादाजी ने सोचा शायद बेचारा ठंड के मारे कुछ नहीं बोल पाया होगा। अब वो धीरे धीरे अपनी नाव नदी के उस पार ले जाने लगा। मेरे दादाजी ने कई बार उससे बातें करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। अब मेरे दादाजी की नाव मेरे गांव के तट पर पहुंच चुकी थी और मेरे दादाजी नाव से उतर गए और जैसे ही पैसे निकालकर उसको देने लगे तो वो नाव पर कोई भी नहीं था। मेरे दादाजी के होश उड़ गए कि वो नौका चालक अचानक कहाँ गायब हो गए। कहीं वो भूत तो नहीं था। मेरे दादाजी डरते डरते घर पहुंचे और घर जाकर सो गए। अगले दिन मेरे दादाजी ने अपने दोस्तों से नाव के भूत का जिक्र अपने दोस्तों के साथ किया तो दोस्तों ने बताया कि इस नदी में कई सालों पहले एक नाविक की यात्रियों के साथ मौत हो गई थी और वो अपने यात्रियों को गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचा पाया। इसी कारण उस नाविक की आत्मा कई बार रात को फंसे हुए यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाकर पश्चाताप करती है। हालांकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब मेरे दादाजी समझ गए कि उस नाविक के भूत ने उनकी मदद की थी। मेरे दादाजी आज भी उस नाविक के भूत के किस्से को हम सब लोगों को सुनाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारी दूसरी कहानी कैसी लगी? तो आइए चलते हैं हम अब तीसरी कहानी की तरफ। मित्रों, मेरा नाम आकाश है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे और मेरे दोस्तों के साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। उस समय मैं कॉलेज के प्रथम वर्ष में था। हम 3 दोस्त, मैं, उमेश और आशीष हमेशा साथ रहते थे और घूमा करते थे। मेरे दोस्त उमेश के पिताजी हमारे प्रदेश के एक चर्चित नेता थे और उनके कई फार्म हाउस थे जहाँ वो छुट्टियाँ बिताया करते थे। एक दिन
मैंने उमेश से उसके फार्म हाउस पर घूमने की बात कही तो उसने हाँ कर दिया। हम तीनों दोस्त उमेश की कार में एक दिन उस फार्म हाउस के लिए निकल गए। वो फार्म हाउस हमारे घरों से 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल के करीब था। जब उस फार्म हाउस में पहुंचे तो देखा कि ये तो बहुत पुराना है। उमेश ने बताया कि ये फार्म हाउस मेरे दादाजी ने बनवाया था और पिछले 5 सालों से बंद पड़ा है। उस फार्म हाउस की रखवाली एक गार्ड करता था। अब हम अंदर पहुंचे तो देखा कि बंगला तो काफी आलीशान था, लेकिन काफी जर्जर हो चुका था। उस बंगले को देखकर अनुमान लगाया जा सकता था कि आज से 40 साल पहले ये बंगला कितना सुंदर लगता होगा। हम उस बंगले के एक एक हिस्से में घूम रहे थे, तभी हमने देखा कि एक कमरे के बाहर बहुत भारी ताला लगा हुआ था। हमने उमेश से पूछा कि ये ताला क्यों लगाया है, तो उमेश ने कहा कि उसके पिताजी ने उसको बताया कि उसके दादाजी ने 5 साल पहले इसी कमरे में फांसी लगा के जान दे दी थी। हालांकि उनकी फांसी का कारण कोई पता नहीं लगा पाया, लेकिन तब से ये दरवाजा बंद पड़ा है। अब हम सभी एक बड़े हॉल में जाकर बैठ गए और गपशप करने लगे। तभी आशीष ने कहा कि मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। हमने वहीं बैठकर मस्ती मजाक करना शुरू कर दिया। आशीष को गए हुए काफी देर हो गई थी, वो नहीं आया तो हमने सोचा कि वो कहीं बाहर घूमने तो नहीं चला गया। हम उसको ढूंढने बाहर गए और गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि यहाँ तो कोई भी नहीं आया। अब हम वापस अंदर आकर घर का हर कोना ढूंढने लगे। तभी उमेश की नज़र उसके दादाजी के कमरे की तरफ पड़ी तो देखा कि उस कमरे का ताला टूटा हुआ था। हम डरते हुए उस दरवाजे के करीब आए और दरवाजा खोला तो देखा कि आशीष उस कमरे के एक कोने में दुबका हुआ बैठा था और हम उसके पास गए और उससे पूछा, अरे भाई, ये ताला तोड़कर यहाँ कैसे आ गया तू? तभी आशीष ने ऊपर देखा तो उसकी आंखें एकदम लाल थी और वो एक अजीब भारी आवाज में बोला, भाग जा यहाँ से। हमने सोचा वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो तभी उठा और चाकू लिए उनको मारने के लिए दौड़ पड़ा। हम दोनों डरते कांपते हुए वहां से भागने लगे। वो भी हमारे पीछे आया और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा वो। हमने तुरंत घर पर फोन किया और घर वाले एम्बुलेंस लेकर आ गए। वो 2 दिनों तक बेहोश रहा और जब उसे होश आया वो सामान्य था। डॉक्टर ने चक्कर आना उसकी बेहोशी का कारण बताया। हमने घर वालों को यह घटना कभी नहीं बताई, लेकिन हमने जब आशीष से पूछा तो उसने बताया कि जब उसके दादाजी के कमरे से गुजर रहा था तो उस कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। तो जैसे ही सब सुनने के लिए दरवाजे में कान लगाया, उसके बाद उसे कुछ याद नहीं है। वो सीधा हॉस्पिटल में ही जागा है और इस घटना के बाद हम उस फार्म हाउस पर कभी नहीं गए। हमको एहसास हो गया था कि उमेश के दादाजी की आत्मा आज भी उस फार्म हाउस में मौजूद थी, जो किसी का इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, आपको ये हमारी तीसरी कहानी कैसी लगी? तो आइए चलते हैं अब हम चौथी और अंतिम कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम नीरज बोहरा है और मैं हसनपुर का रहने वाला हूँ। वैसे मैंने बहुत सी भूत की कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन मैं ये सोचता था कि मुझे भूत क्यों नहीं दिखाई देता है। वो राशि के हिसाब से होता है। आज मैं आप लोगों को मेरे साथ घटी सत्य घटना की अनुभव बताने जा रहा हूँ। मैं हमेशा से ही बहुत शैतान बच्चा था और मैं जो मेरे मन में आता वही करता था, चाहे वो भले गलत ही क्यों ना हो। मैं उस समय 11वीं कक्षा में पढ़ता था और गर्मी का समय था। हमारे यहाँ गर्मियों में कमरे में बहुत गर्मी लगती थी, इसीलिए अधिकतर लोग
बिस्तर लगाकर छत पर ही सो जाया करते थे। मैं भी एक रात 8 बजे ही बिस्तर लेकर छत पर चला गया, पर उस समय छत पर कोई भी नहीं था, क्योंकि अधिकतर लोग 9 बजे के बाद ही सोने के लिए आते थे। मैंने कुछ देर फेसबुक चलाई और बाद में तारों को देखते देखते मुझे नींद आ गई। उस समय मैं दूसरे माले की छत पर सोया था, क्योंकि तीसरे माले पर कोई नहीं सोता था, क्योंकि वहां के लोगों को रात को डरावनी आवाजें आया करती थी। मैं भी 2 बार तीसरे माले की छत पर सोया था, लेकिन डर के मारे मुझे वहां नींद नहीं आती थी और बहुत बुरे सपने आते थे। इसीलिए मैंने दूसरे माले की छत पर सोना शुरू कर दिया था, जिससे मुझे नींद आ जाती थी। तो मैं जब सो रहा था तो रात को मुझे ऐसा लगा कि कोई बच्चा हाफ टी शर्ट और निकर पहने मेरे चारों ओर घूम रहा था। मुझे उसके सिर्फ पैर नजर आ रहे थे, और जब चेहरे की तरफ देखा तो उसका सर गायब था। अचानक मैं उठ गया और मेरे सामने से सब गायब हो गया। मैंने शायद वो सपना देख रहा था, लेकिन वो किसी हकीकत से कम नहीं था। मैं पसीने से तर भीग गया। जब मैंने चारों तरफ देखा तो देखकर सन्न रह गया कि उस रात छत पर कोई नहीं था। मैं समझ गया कि आज मैं खतरे में हूं, और इसीलिए अपने कमरे में चले जाना बेहतर समझा। जल्दी से बिस्तर समेटकर मैं छत से नीचे उतरा और अपने कमरे में चला गया और सो गया। हालांकि डर के मारे उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने सुबह सारी बात मम्मी को बताई, तो मम्मी ने बताया कि रात को हवा घूमती है और कमजोर को देखकर हमला बोलती है। कुछ सिर्फ दिखाई देती है और कुछ हमला बोल देती है। अब मैं समझ गया कि मेरी हिम्मत के आगे वो ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उस रात के बाद वो बच्चा मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। उस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात मेरा दोस्त उस तीसरे माले पर फोन पर बात कर रहा था कि अचानक उसे सामने कोई औरत मुंह झुकाए दिखाई दी, और उसे देखते ही वो घबरा गया और सीढ़ी से नीचे गिर गया। उसने मुझे यह सारी बात बताई तो मैं सोच में पड़ गया कि तीसरे माले पर औरत का भूत और दूसरे माले पर बच्चे का भूत। मैंने इस जगह के बारे में पता किया तो पता चला कि कई सालों पहले इस इलाके में जंगल हुआ करता था, और उसके बाद इस जगह को शमशान में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन शहरीकरण के कारण ये मकान बन गए। लेकिन कुछ लोगों की आत्माएं आज भी इस इलाके में मौजूद है। हालांकि अब मुझे छत पर सोने का समय नहीं मिलता, लेकिन आज भी वो घटनाएं मेरी जहन में बरकरार है। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानियाँ हैं तो हमें लिखकर भेजना ना भूलिएगा। हमारे एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से हमें आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों के दिन आज अच्छे बीत रहे होंगे। धन्यवाद।